हेलो फ्रेंड्स, एसडीएस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एस.डी. सुतरिया। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे एस्टिमेशन। तो आज का एस्टिमेशन है एस्टर ग्रुप, एस्टिमेशन ऑफ एस्टर ग्रुप, जो बीएससी और एमएससी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर सिलेबस में बीएससी लेवल या एमएससी लेवल स्टूडेंट को अगर एस्टर ग्रुप का एस्टिमेशन है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो पूरा देखें तो आपको ये एस्टिमेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, रिजल्ट कैसे लिखते हैं, वो सब बातें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ एस्टर ग्रुप, उसके लिए हमें एम चाहिए। तो हमें एम यहाँ पे दिया हुआ है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट मीन्स एस्टर ग्रुप। जो इथाइल एसीटेट कंपाउंड है उसमें एस्टर ग्रुप रहता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, उसका हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे। सो इन गिवन सॉल्यूशन बाय द हाइड्रोलिसिस मेथड, तो इथाइल एसीटेट में जो एस्टर ग्रुप है COO एस्टर ग्रुप, उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड देन आफ्टर कंफर्म करेंगे कि उसमें कौन कौन से परसेंटेज अवेलेबल है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले एस्टर सॉल्यूशन चाहिए, जो इथाइल एसीटेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इथाइल एसीटेट एज अ स्टॉक सॉल्यूशन हमें चाहिए। उसका डाइल्यूशन करके आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, जो हम ब्यूरेट में फिलअप करने वाले हैं जब टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तब। 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, वो भी हम जब स्टॉक सॉल्यूशन लेंगे उसके अंदर रिफ्लक्स करेंगे तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर में वो लेना है। एंड देन फिनोप्थेलिन एज एन इंडिकेटर, क्योंकि ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे HCl NaOH एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर यूज होगा। और कलर चेंज क्या आएगा? कलर चेंज क्या आएगा? अगर NaOH कॉनिकल फ्लास्क में है, NaOH कॉनिकल फ्लास्क में दिया हुआ है, तो आपको पता है वो कलर डेवलप होगा, मीन्स पिंक कलर होगा। एंड HCl से टाइट्रेट करेंगे तो वो कलर चला जाएगा, तो पिंक टू कलरलेस। क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम्स होती है कि सर जर्नल में कैसे लिखे, प्रैक्टिकल्स को जर्नल में कैसे लिखना है, तो वो भी एक बार बता देते हैं, देन हम कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जर्नल में लिखने के लिए आपको 2 पेज दिए हुए होते हैं, बिल्कुल सामने वाले पेज चाहिए, आगे पीछे वाले पेज नहीं लेने हैं, सामने वाले पेज लेने हैं, बिल्कुल ऑपोजिट साइड। ओके, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो हम सबसे पहले राइट साइड क्या फिलअप करेंगे? तो एम लिखेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे, प्रिपरेशन लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे एंड देन लास्ट रिजल्ट टेबल, या फिर रिजल्ट्स भी कह सकते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड पेज में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आएगा ऑब्जर्वेशन, देन ऑब्जर्वेशन टेबल, देन इक्वेशन एंड देन इमेज। अगर इमेज है, अगर आपने जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसमें इमेज है तो आपको इमेज वहां पे ड्रॉ करनी है। एंड देन फाइनली कैलकुलेशन। तो ये जो पेज है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जर्नल में कैसे लिखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आपको पता चल गया होगा जर्नल में कैसे लिखना है। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर चाहिए हमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं यहाँ पे। तो जो सेक्शन 1 है वो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट। जो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट जो है वो है स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। और जो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड होता है वो क्या होता है? हमें एक सॉल्यूशन की कंपेयर में दूसरे सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड करना होता है। अदरवाइज आपको पता है कि HCl की नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल है, तो NaOH की नॉर्मलिटी कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। आप यहां देख सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गिवन 1 नॉर्मल अप्रॉक्स मींस एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 नॉर्मल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो 1 नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, जो NaOH सॉल्यूशन है, NaOH अल्कली होता है, मींस बेस होता है, तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसको एसिडिक जो टाइट्रेशन होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन, वो हमें परफॉर्म करना है। तो हमें जो ब्यूरेट रीडिंग मिलेगा वो AML हमें रीडिंग मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे आगे देखा था, ब्यूरेट में हम HCl फिलअप करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में NaOH लेंगे और टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, और सेक्शन 2 जो है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। सेक्शन 2 एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट मींस इथाइल एसीटेट जो कंपाउंड था, जो स्टॉक सॉल्यूशन है, उसको लेकर हमें परफॉर्म करना है, उसे कहते हैं हम सैंपल। तो सैंपल का आइडेंटिफिकेशन करना है।
तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है, उसमें सैंपल रहता है, और जो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सैंपल नहीं रहता है। तो ये दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। ब्लैंक मीन्स विदाउट सैंपल, एक्चुअल मीन्स विथ सैंपल। क्लियर है? तो सैंपल क्या है, एस्टर है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड टाइट्रेशन ऑफ अनयूज्ड डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, और NaOH रिएक्शन करने के बाद अगर अनयूज्ड NaOH वहां पे है तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि कितने एस्टर का एस्टरिफिकेशन सॉरी हाइड्रोलिसिस हो गया है और कितना बाकी है, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सेक्शन 1 ब्लैंक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, सेक्शन 2 एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, और दोनों का हमें रीडिंग आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं बीरो रीडिंग AML है, तो जो सेक्शन 2 का रीडिंग क्या आएगा, BML। AML मीन्स ब्लैंक टाइट्रेशन, BML मीन्स एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो हमें B में से A बात करना है, जो बड़ा रीडिंग होगा उसमें जो छोटा रीडिंग हम बात करेंगे। तो हमें एक्चुअल जो वैल्यू है, जो NaOH कितना यूज हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए प्रॉपर सेक्शन देख लेते हैं। प्रोसीजर में सेक्शन 1 सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन मेथड हम फॉलो करेंगे, उसको हम कहते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन। तो चलिए सबसे पहले 25 ml गिवन 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन ले लीजिए 250 ml मेजरिंग फ्लास्क के अंदर। 25 ml आप पिपेट से सक कर सकते हैं, और एक मेजरिंग फ्लास्क आता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी बोलते हैं। 250 ml का एक ले लीजिए, उसके अंदर 25 ml सॉल्यूशन ऐड कीजिए, एंड देन उसको डाइल्यूट करके 250 ml मार्क तक उसको फिलअप कीजिए। आई थिंक आपको सबको आता ही होगा, मैं मान रहा हूं आप सबको आता है। तो आप 250 ml मार्क जरूर कर लेंगे, जो मार्क लाइन होती है उससे अप नहीं जाना चाहिए सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए उसको थोड़ा सा शेक कर दीजिए, कॉक बंद करके उसको शेक कीजिए, स्टर कीजिए, एंड देन उसको रख दीजिए। एंड देन आफ्टर उसमें से 25 ml सॉल्यूशन आपको जो डाइल्यूटेड NaOH है वो कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। 25 ml सॉल्यूशन NaOH का जो आपने डाइल्यूशन किया हुआ है उसमें से आपको कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। अब एक बात यहां बता देता हूं, देखिए यहां पे 25 ml 1 नॉर्मल हमने यूज किया था, 25 ml 1 नॉर्मल यूज किया था, और हमने डाइल्यूट कितना किया है 250 ml। तो आप देख सकते हैं 25 ml से 250 में कन्वर्ट करना होता है, तो कितने बड़े मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10। 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 मीन्स 10 टाइम्स डाइल्यूशन किया हुआ है यहां पे। तो ये जो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, उसको भी हमें 10 टाइम डाइल्यूशन हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, तो जो ये 25 ml आपने सक किया है, जो NaOH का सॉल्यूशन है वो कितने ml होगा, सॉरी कितने नॉर्मल का होगा, यस 0.1 नॉर्मल। क्लियर है? 25 ml से 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो 250 ml होगा, तो 1 नॉर्मल को 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा 0.1। तो ये जो 25 ml सॉल्यूशन है NaOH का, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 0.1 नॉर्मल। क्लियर है? पर हमें वो आइडेंटिफाई करना है। Then add few drops of the phenolphthalein indicator in conical flask. Then the solution at the stage of the color of the solution becomes light pink. क्योंकि बेसिक मीडिया है उसमें फिनोल्फ्थेलिन ऐड करेंगे तो वो कलर डेवलप होगा। अगर एसिडिक मीडिया होगा और फिनोल्फ्थेलिन ऐड करेंगे तो वो कलर नहीं दिखाएगा। तो ये बेसिक मीडिया है तो आपको वहां पे कलर डेवलप जरूर होगा, और कैसा होगा, लाइट पिंक। तो आपके कॉनिकल फ्लास्क में अभी लाइट पिंक कलर है, उस लाइट पिंक कलर को आपको डिसअपीयर करना है, कलर लेस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल HCl फिलअप करेंगे। क्लियर है? तो 0.1 नॉर्मल ब्यूरेट में HCl फिलअप कर लीजिए। उसका जो नीचे पिंच कॉक रहता है उसको रिमूव कर लीजिए, बिल्कुल एयर नहीं रहनी चाहिए, एयर निकाल लीजिए, एंड देन टाइट्रेट अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। एट द एंड पॉइंट the color of the solution becomes light pink to colorless। अब आप आई थिंक आपको पता चल गया होगा, पिंक टू कलरलेस कंप्लीट हो गया है, तो आपको वो रीडिंग नोट करना है। उस रीडिंग को हम AML बोलते हैं, AML, और वो है ब्लैंक टाइट्रेशन, और वो हमें कांस्टेंट रीडिंग में से कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं टेक 2 or 3 more रीडिंग फॉर द एग्जैक्ट कांस्टेंट रीडिंग।
क्योंकि पहली बार हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो पायलट रीडिंग हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 जो भी ओरिजिनल नंबर होता है उस नंबर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पॉइंट में हमें आंसर नहीं लाना है पायलट रीडिंग में। एंड देन 2 या 3 बार हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें पॉइंट में रीडिंग लाना है, और जो पॉइंट में जो रीडिंग आता है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, मीन्स हमें कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड लाइन किया हुआ है कांस्टेंट रीडिंग, मीन्स 10.5 10.5 10.5 उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट रीडिंग। पर अगर आपका रीडिंग आ रहा है 10.3 10.4 एंड 10.5 तो वो कांस्टेंट रीडिंग नहीं है। तो आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो 3 स्टैंडर्ड रीडिंग है उन स्टैंडर्ड रीडिंग में से एनी 2 रीडिंग्स सेम आने चाहिए, 10.5 10.5 10.4 या फिर 10.6। पर 10.5 2 बार रिपीट हो रहा है मींस वो परफेक्ट है, या फिर ऐसा हो सकता है 10.5 10.4 10.5 तो फिर से 10.5 रिपीट हो रहा है, मींस 3 में से 2 रीडिंग रिपीट हो रहे हैं, उसका मतलब वो है कि वो कांस्टेंट रीडिंग है। क्लियर है? उसको AML से आइडेंटिफाई कर लीजिए। जो बीरेट रीडिंग में HCl है उसका जो सॉल्यूशन जो होता है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है AML, आप यहां देख सकते हैं AML, एंड देन कैलकुलेट द एग्जैक्ट नॉर्मलिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन बीरेट में हम क्या फिलअप करेंगे, 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। कॉनिका फ्लास्क में क्या फिलअप करेंगे, 25 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। यहां पे डाइल्यूट इसलिए लिखा हुआ है कि हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट किया हुआ था, आपको पता होगा। या इंडिकेटर फिनोप्थेलिन एज एन इंडिकेटर, कलर चेंज लाइट पिंक टू कलरलेस, पता है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल जो कि है ब्लैंक एक्सपेरिमेंट के लिए, यहां पे मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन 1 टेबल 1, क्योंकि ये दोनों एक ही परफॉर्म है इसलिए मैंने 1 आइडेंटिफाई किया हुआ है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। ये है ऑब्जर्वेशन टेबल, आप सबको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बीरेट रीडिंग आएगा, फाइनल रीडिंग मींस जो एंड पॉइंट आता है वो एंड पॉइंट हमें लाना है। इनिशियल जो हमने कहां से शुरू किया था, तो आप देख सकते हैं मैंने सब में 0 लिख दिया है, यहां पे 0.0 ml 0.0 ml 0.0 ml 0.0 ml। क्लियर है? शुरुआत कहां से की थी, 0 से स्टार्ट की थी। एंड डिफरेंस, तो जो फाइनल रीडिंग है, अंतिम जो बीरेट रीडिंग था उसमें से 0 बात करेंगे तो एक्चुअल रीडिंग जो है वही आएगा। उसी तरह से हम फर्स्ट रीडिंग लेना है, यहां पे मान लीजिए 11 आ रहा है, फॉर एग्जांपल 11 आ रहा है, तो यहां पे जो फर्स्ट रीडिंग है वो कौन कौन के बीच में आना चाहिए, जो भी रीडिंग है वो 10.1 से लेके 11.0 उसके बीच में, या फिर दोनों आ सकते हैं, मे बी पॉसिबल। आप कह सकते हैं 10.1 से लेकर 11.0 तक का रीडिंग ये फर्स्ट में आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो इन तीनों में रीडिंग कोई भी 2 रीडिंग 1 2 या फिर 1 3 या फिर 2 3 सेम होने चाहिए। और जो सेम रीडिंग है, अगर तीनों सेम आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तीनों हमें सेम ही लाने हैं, तो जो भी रीडिंग आ रहा है उसको हम बोलते हैं AML। तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट रीडिंग जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कांस्टेंट रीडिंग, उसको हम बोलते हैं AML रीडिंग, और उसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? एंड देन उसका कैलकुलेशन करना है। तो चलिए नॉर्मलिटी फाइंड आउट करते हैं। NaOH की जो अप्रॉक्स दिया हुआ था, अब एग्जैक्ट नॉर्मलिटी फाइंड आउट, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट, पहले क्या था अप्रोक्सीमेटली, अब एग्जैक्ट है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लेना है HCl वर्सेस NaOH का। जो HCl और NaOH है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो NaOH जो होता है उसको हम N1V1 बोल देते हैं, HCl जो है उसको N2V2 बोल देते हैं। तो जो भी N1V1 है वो NaOH के बारे में है, और N2V2 है वो HCl के बारे में है। तो N1 मीन्स नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं NaOH किसके बारे में है, N1 के बारे में है। चलिए V1 वो भी NaOH के बारे में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH टेकन 25 ml। आपने जब NaOH कॉनिकल फ्लास्क में लिया था कितना लिया था, यस 25 ml। N2 एंड V2, N2 में पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट नॉर्मलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, ओके HCl की नॉर्मलिटी में पता है 0.1 नॉर्मल, हमने बीरेट में फिलअप किया था, आपको याद होगा 0.1 नॉर्मल HCl हमने फिलअप किया था N2। वॉल्यूम जो है वॉल्यूम आपको पता करना है,
एक्चुअली वॉल्यूम भी हमें पता है, तो हम पता कहां से करेंगे? तो हमने जो वीडियो रीडिंग में से जो टाइट्रेशन करके AML फाइंड आउट किया था, ऑब्जर्वेशन टेबल में जो हमने AML लिखा हुआ है वो AML ये है, वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ HCl, AML। तो जो भी आपका रीडिंग है 10.5, 10.6, आपने जो भी कांस्टेंट रीडिंग लिखा हुआ है वो यहाँ पे AML आपको ले लेना है, ठीक है। अब आपको सब पता है N1, V1, N2, V2, तो N1 हमें नहीं पता है। देखिए N1 हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सब पता है तो कैलकुलेशन में रख देते हैं। N1 इज इक्वल टू N2 V2 बाई V1, तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए N2 कहाँ पे? ये रहा, देखिए N2 मीन्स 0.1 है, यस। V2 कहाँ पे? ये रहा V2 AML, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AML एंड डिवाइड बाई 25, तो V1 कितना है? 25। क्लियर है? देन कैलकुलेशन कीजिए, आपको एक नॉर्मलिटी फाइंड आउट होगी। उस नॉर्मलिटी को आप x नॉर्मल, x मीन्स जो एक्चुअल नंबर होता है वो नंबर लिख लीजिए, डिजिट लिख लीजिए एंड देन उसको नॉर्मल बोल दीजिए। मीन्स 0.1 अगेंस्ट 0.1 आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही था, पर फिर भी 0.1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 0.1 के नियरेस्ट आपका आंसर आएगा। चलिए बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। तो सेक्शन 2 जो होता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड टाइट्रेशन ऑफ द अनयूज्ड डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। दिस इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, मींस विथ सैंपल। एक्चुअल मींस विथ सैंपल। सैंपल क्या है? एस्टर। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक सेट तैयार कर लेना है आपकी लेबोरेटरीज में। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन की चीजें है, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे बुलेट स्टैंड है, एक ट्रायंगल है, एक बर्नर है, एक वाटर बाथ है, मीन्स आपको बकेट या जो भी आपके अंदर जो ऐसा जो भी कंटेनर है आपके पास छोटा सा, जो वाटर बाथ के लिए यूज होता है वो आप ले सकते हैं। देन RBF राउंड बॉटम फ्लास्क, ये जो है कंडेंसर है, और यहाँ पे एक जो ट्यूब आती है वो रबर की ट्यूब आपको एक मैच करनी है, ठीक है, यहां से यहां तक। इस तरह का सेट सबसे पहले फिलअप कर लीजिए। ये जो कंडेंसर है वो कंडेंसर को आपको पानी भर के रखना है। हमें एयर कंडेंसर चाहिए, एयर कंडेंसर। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहां से पानी स्टार्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा भर जाएगा एंड देन यहां से बाहर निकलेगा आउटसाइड। तब यहां से यहां जो नरी मीन्स जो ट्यूब है वो अटैचमेंट की हुई है, वही ट्यूब यहां पर जाके यहां पर अटैच कर दीजिए। फिर से दिखा रहा हूं, देखिए यहां से जो ट्यूब अटैचमेंट है वो इस तरह से यहां पे फिर से अटैच कर दीजिए। पूरा का पूरा आपको पानी से भर देना है, और आपको जो नल होता है टैप वो शुरू नहीं रखना है, मीन्स कंटिन्यू नहीं रखना है। अगर आप वाटर कंडेंसर बोलेंगे तो उसमें आपको वाटर कंटिन्यूअसली चाहिए, पर यहां पे वाटर कंडेंसर नहीं, यहां पे क्या है? एयर कंडेंसर। तो आपको क्या करना है? इसको ये वर्टिकल पोजीशन में आपको उसको खड़ा करना है, यहां से खड़ा रखना है और यहां से ये ट्यूब फिलअप कर दीजिए। मीन्स ये जो बीच में जो ट्यूब है वो ब्लैंक होगी और आसपास का जो पार्ट्स है वो पूरा पानी से भर जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक RBF मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो सबसे पहले हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 25 में 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन ले लेना है इनटू द गिवन एस्टर सॉल्यूशन इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क है हमारे पास। उस राउंड बॉटम फ्लास्क में सबसे पहले क्या लेना है? 25 ml 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। तो एक पिपेट लीजिए 25 ml की, उसमें NaOH सॉल्यूशन जो 1 नॉर्मल का है उसको सक कीजिए एंड देन इस RBF में रख दीजिए। नेक्स्ट एस्टर सॉल्यूशन इनटू द एस्टर सॉल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन। मींस एस्टर सॉल्यूशन कितना लेना है? वो भी आपको 25 ml सॉल्यूशन लेना है। 25 ml सॉल्यूशन ले लीजिए, सक कीजिए एंड देन RBF में रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने सॉल्यूशन फिलअप कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। देन फिक्स द एयर कंडेंसर वर्टिकली ऑन द RB फ्लास्क। ये जो कंडेंसर होता है वो आपको बाद में फिलअप करना है, मीन्स ये पहले ऐड कर दीजिए। इसके अंदर 1 या 2 पोर्सिलिन पीस रख दीजिए एंड देन ये जो एयर कंडेंसर है वो अटैच कर दीजिए एंड हीट इट केयरफुली ऑन द वाटर बाथ अप टू द कंप्लीशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस एटलीस्ट 2 आवर्स। तो ये जो है वाटर बाथ है, यहाँ पे जो मैंने पात्र दिखाने की कोशिश की है वो इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये जो RBF है वो पानी के अंदर है, मीन्स वाटर बाथ हो गया। एंड देन उसको इग्नाइट कीजिए
आप देख सकते हैं, उसको इग्नाइट करना है, ठीक है, इग्नाइट कीजिए एटलीस्ट 2 आवर्स। तो इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये फ्लेम ज्यादा होगी तो इवैपोरेशन ज्यादा होगा। तो फ्लेम आपको बहुत ही कम रखनी है, स्टेबल पोजीशन पे रखनी है, मींस आपका अंदर का जो टेम्परेचर वो 80 से अप नहीं जाना चाहिए। एंड देन आपको उसको कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना है, कंटिन्यूअसली 2 आवर्स। तो पानी थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि 2 घंटे में पानी जो होता है पूरा खत्म हो जाता है। तो पानी ये जो कंटेनर होता है उसको थोड़ा ज्यादा फुल भर के ले लीजिए, ताकि आपको 2 आवर्स के बाद भी थोड़ा बहुत पानी आपको वहां पे होना चाहिए। अदरवाइज पूरा पानी चला जाएगा तो क्या होगा, तो आपको जो रिफ्लेक्शन जो है एयर कंडेंसर में जो रिफ्लेक्स करना होता है, वो जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। वाटर बाथ में से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हीट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर बाथ में रखने के लिए हमें पानी ऐड करते रहना है या फिर उसको खत्म नहीं होने देना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो 2 घंटे तक हमें रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कीजिए। देन चेक द कंप्लीटेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस बाय स्वीट स्मेल ऑफ द एस्टर बीकॉन केस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज है, इसके अंदर यहाँ से आप हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से इस फ्लास्क में से पूरा का पूरा ओपन है, यहाँ देखिए पूरा का पूरा ओपन है, यहाँ से स्मेल आएगी, यहाँ से स्मेल आएगी, स्मेल आपको चेक करनी है। आफ्टर द कंप्लीटेड हाइड्रोलिसिस कूल द फ्लास्क ऑन द टैप वाटर एंड वॉश द एयर कंडेंसर विद द डिस्टिल्ड वाटर एंड कलेक्ट दिस वॉशिंग इन आरबी फ्लास्क। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं, फिर से एक बार यहां पे देख लीजिए। हमने यहां से एस्टर जो NaOH के साथ रिफ्लेक्स किया था, वो यहां से वेपराइज होके इस स्टिक जो है वो उस नली में से यहां से बाहर निकल रहा है। एस्टर पोजीशन, एस्टर यहां से बाहर निकल रहा है। तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो एस्टर के साथ रेक हुआ है, मीन्स उसके अंदर एस्टर थोड़ा बहुत चिपका होगा, वहां पे है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से पानी ऐड करना है, यहां से आपको यहां से वाटर ऐड करना है और पूरा का पूरा कंडेंसर वॉश करके पानी इसके अंदर ले लेना है। पता चल रहा है। एंड देन ये जो फ्लास्क है एस्टर का जो सॉल्यूशन उसके अंदर ही जाना चाहिए। यहां से आप ऐड करेंगे, थोड़ा उसे कूल करने दीजिए एंड देन यहां से वाटर ऐड कीजिए। तो यहां से पूरा का पूरा वाटर कहां चला जाएगा, इस RBF फ्लास्क में अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन टेक दिस सॉल्यूशन 250 ml मेजरिंग फ्लास्क, उस कंडेंसर को वहां से ओपन कर लीजिए एंड देन एक मेजरिंग फ्लास्क ले लीजिए जो 250 ml का होगा, उसके अंदर वो सारा का सारा पोर्शन ऐड कर दीजिए एंड देन उस RBF को 2 या 3 बार पानी से वॉश कीजिए। और जो वॉशिंग जो है वो पूरा का पूरा पानी जो डिस्टिल वाटर वो आपको उसी मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करना है, जिसमें आपने जो स्टॉक सॉल्यूशन वाला ऐड किया था। एंड देन वो पूरा का पूरा कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो बाकी रहता है जो पोर्शन, उसको भी डिस्टिल वाटर से मैकअप कर लीजिए। 250 ml मैकअप, आपको 250 ml उसको मेजरिंग फ्लास्क में मैकअप कर लेना है। क्लियर है। एक बात ध्यान रखिए, जो मार्क लाइन होती है उसके अप नजर चला है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ डाइल्यूट द सॉल्यूशन अप टू 250 ml मार्क विद द डिस्टिल्ड वाटर, देन टेक 25 ml इन दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो भी 250 ml में बनाया है उसमें से 25 ml पिपेट से कॉनिकल फ्लास्क में सक करके ले लीजिए। 25 ml डाइल्यूटेड एस्टर सॉल्यूशन, उसके अंदर NaOH भी है और एस्टर भी है। अनरिएक्टेड NaOH होगा वो भी आएगा, और एस्टरिफिकेशन हुआ जो हाइड्रोलिसिस हो गया है वो जो कंपाउंड है इथाइल एसिडेट वो भी आएगा, ठीक है। फ्लास्क एंड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ द फिनोल एज एन इंडिकेटर। अगर पूरा का पूरा हाइड्रोलिसिस हो गया है तो उसमें एस्टर जो है जो ग्रुप वो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर पूरा का पूरा हाइड्रोलिसिस हो गया है तो एस्टर उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, रिमेनिंग NaOH वहां पे होगा। और जो रिमेनिंग NaOH जो है हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो भी NaOH बचता है उस NaOH के साथ हमें टाइट्रेशन करना है, ठीक है। उसके अंदर फिनोप्थेलिन ऐड कर लीजिए। टाइट्रेट अगेंस्ट 0.1 normal HCl सॉल्यूशन, देन कांस्टेंट रीडिंग इज BML। आप टाइट्रेट करेंगे तो आपको पता है जो पिंक में ऐसे कलरलेस रीडिंग आएगा, उस ब्यूरेट रीडिंग को नोट कर लीजिए। उस ब्यूरेट रीडिंग को हम बोलेंगे BML, ठीक है। BML। ए क्या था, ब्लैंक, बी क्या है, एक्चुअल, ब्लैंक है A एंड एक्चुअल है B।
क्लियर है? ओके, एंड अनयूज्ड वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड। यही हम बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि ये जो भी डाइल्यूटेड NaOH है जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, अनयूज्ड, जो हाइड्रोलिसिस में यूज नहीं हुआ है वो NaOH हमें टाइट्रेशन में यूज करना है और वो हम फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा देख लेते हैं एक बार। ओके, इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। यहां पर R मीन्स एनी कार्बन हो सकता है, मिथाइल फिनाइल हो सकता है, COO2H5 यहाँ पे हमने इथाइल एस्टेट लिया हुआ है तो आप CH3 बता सकते हैं, COO2H5। तो आप देख सकते हैं RCOO और C2H5 यहां से दो पोर्शन हो जाएंगे, यहां से Na और OH यहां से दो पोर्शन हो जाएंगे। तो RCOO जो है वो नेगेटिव आयन हो जाएगा और C2H5 जो है वो आपको यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे Na पॉजिटिव हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा। तो Na पॉजिटिव है वो कहां चला जाएगा, COO के पास, और जो C2H5 पॉजिटिव है वो कहां चला जाएगा, OH के पास, मीन्स OH C2H5 के पास चला जाएगा। तो क्या रिएक्शन होगा, RCOO Na, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RCOO Na प्लस C2H5OH, तो आप देख सकते हैं C2H5OH। क्लियर है? तो क्या हो गया, जो एस्टर जो था उसके साथ हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaOH में से जो Na है सोडियम, जो सोडियम हो एस्टर के साथ अटैचमेंट हो जाएगा और सोडियम सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं NaOH बिल्कुल भी नहीं है। NaOH जो था वो चेंज हो गया C2H5 मीन्स अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे NaOH बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो आपके फ्लास्क के अंदर NaOH बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है तब जाके आप पता कर सकते हैं बाकी का जो भी NaOH है वो कितना है, वो हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वेशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 2 जो कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बारे में है, जो हमें लिखना है और हमें पता होना चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ऑन यूज्ड डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। बीरेट में हम 0.1 में HCl फिलअप करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या लेंगे, एस्टर सैंपल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एस्टर सैंपल। हमें कॉनिकल फ्लास्क में एस्टर सैंपल जो हमें रिफ्लक्स किया था RBF में, वो हमने कहां पे लिया हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ओके, प्लस 25 ml डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। ये एस्टर सैंपल और NaOH दोनों मिला के 25 ml सॉल्यूशन है, वो कितना है, डाइल्यूटेड। ठीक है, इंडिकेटर फिनोप्थेलिन है और कलर चेंज जो है वो लाइट पिंक टू कलरलेस है। ऑब्जर्वेशन टेबल लिख देते हैं जो हाइड्रोलिसिस के अंदर यूज हुआ था। ये सारा का सारा सेम टू सेम रीडिंग है। सबसे पहले पायलट ले लीजिए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग ले लीजिए एंड देन कांस्टेंट रीडिंग ले लीजिए B। इन तीनों में से कोई भी दो रीडिंग सेम होने चाहिए या फिर तीनों रीडिंग सेम होने चाहिए, और जो भी रीडिंग आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रीडिंग B ml। क्लियर है? चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काफी सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन में कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो एक बार ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ एस्टर फाइंड आउट करना है इन द गिवन सॉल्यूशन। हमें जो स्टॉक सॉल्यूशन सबसे पहले दिया हुआ था, जो उसको हमने 2 घंटे तक रिफ्लक्स किया हुआ है, उस एस्टर का हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, अमाउंट ऑफ एस्टर। तो सबसे पहले हमें AML मिला था, तो AML क्या है, इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl फॉर NaOH सॉल्यूशन। तो NaOH के अंदर कितना रिक्वायरमेंट है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें AML मींस स्टैंडर्डाइजेशन मेथड के लिए AML यूज किया था, और वो कितना लिया था हमने, 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आपको पता है 25 ml हमने 1 नॉर्मल लिया था, उसका 250 ml मैकअप किया था और उसमें से 25 ml लेके हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे AML। BML क्या है, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl फॉर द रिमेनिंग डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मींस 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जो भी बाकी रहता है NaOH उसको हम BML बोलेंगे। ठीक है, BML रीडिंग A and B। तो चलिए A and B की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोलिसिस द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कितना यूज हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो
ए में से बी बात करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए कितना था, पूरा का पूरा NaOH था, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, उसमें हमने स्टॉक सॉल्यूशन या फिर एस्टर नहीं लिया हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि AML जो है वो पूरा का पूरा NaOH का रीडिंग आ रहा है। एंड BML क्या है, उसमें से थोड़ा बहुत NaOH यूज हो गया है, तो क्या होगा, यूज हुआ है और ये पूरा का पूरा है, पूरा में से यूज हुआ NaOH बात कर लीजिए, उसका मतलब जो CML मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो प्रॉपर एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर द यूज ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए कितना NaOH यूज हुआ है वो आपको यहां पे CML बताएगा। A माइनस बी इज इक्वल टू सी। आप बड़े में से छोटा बात कर सकते हैं, इसमें जो भी रीडिंग बड़ा है उसमें से आप बात करेंगे तो पॉजिटिव आपको लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है। तो CML यहां पे लिख लीजिए। ओके, C आइडेंटिफाई हो गया है। देन ये कैलकुलेशन एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले 1000 ml वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हमने किया हुआ है, वन नॉर्मल सॉल्यूशन, उस वन नॉर्मल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद उसके अंदर 88 ग्राम ऑफ इथाइल एसिटेट होता है। फिर से रिपीट करते हैं, वन नॉर्मल NaOH हम जब प्रिपेयर करते हैं 1000 ml तो उसके अंदर 88 ग्राम ऑफ इथाइल एसिटेट होता है। मींस 88 क्या है, तो जो है इथाइल एसिटेट का मोलिकुलर वेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 COO C2H5, तो CH3 15 44 एस्टर एंड C2H5 29 इज इक्वल टू 88। तो हमें किसी भी सॉल्यूशन का अगर वन नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है किसी भी सॉल्यूशन का, तो हमें उसका मोलिकुलर वेट या फिर इक्विवेलेंट वेट लेना चाहिए। पर NaOH का मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम है, इसीलिए हमें क्या करेंगे, वन नॉर्मल के लिए हमें उसका मोलिकुलर वेट ही यूज करना है। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि इसके अंदर नॉर्मालिटी और मोलरिटी चेंज है, उसका इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट डिफरेंस है, तो आपको फिर से उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन इसकी जगह आपको रखना पड़ेगा। पर NaOH में क्या है, बोथ आर सेम। सो वन नॉर्मल इज इक्वल टू 88 एंड वन मोलर इज इक्वल टू 88। क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें इसमें से सिर्फ 1 ml लेना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 ml सॉल्यूशन हमें यूज करना है। 1000 ml में से कितना यूज किया, ओनली फॉर 1 ml, और वन नॉर्मल से हमें क्या यूज करना है, 0.1 नॉर्मल NaOH। तो यहां से 1000 में से अगर मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, 1000 में से 1 में कन्वर्ट करना है, तो 1 कैसे आएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तभी क्या जवाब आएगा, उसका आंसर 1 आएगा। क्लियर है। उसी के हिसाब से 1 को अगर 0.1 नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, यस 10 वडे डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको हम 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1। फिर से देख लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 मींस 1, 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1। तो 1000 इंटू 10 मीन्स 10,000। तो हमें 88 को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे 0.0088 ग्राम ऑफ इथाइल एसिटेट। क्लियर है। ओके, तो अपने हमने ब्यूरेट में लिया था CML, हमने अभी फाइंड आउट किया, आपको पता होगा। एक बार देख लेते हैं, यहां पे आप देखिए, ये रहा CML, देखिए A माइनस बी इज इक्वल टू C। ये जो C था वो C हमें यहां पे ऐड कर देना है। तो C हमें ऐड करना है यहां पे। तो CML X नॉर्मल हमने नॉर्मली भी फाइंड आउट की हुई है। X नॉर्मल NaOH इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो हमें उसका कैलकुलेशन करना है। X नॉर्मल NaOH इज इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे वाला पोर्शन था C वो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। X नॉर्मल जो है ऊपर चला जाएगा, 0.1 नीचे आएगा, और ये जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं C ऊपर आ गया है, X नॉर्मल ऊपर आ गया है एंड 0.0088 जो है ऊपर आ गया। तो डिवाइडेड में क्या आएगा, तो डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.1, ये जो दोनों है उसके नीचे आ जाएंगे, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू 0.1, 1 इंटू 0.1 मीन्स 0.1। तो आपको जो भी आंसर आ रहा है C इंटू एक्स नॉर्मल इंटू 0.0088, उस आंसर को 0.1 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसको आपको बोलना है D ग्राम ऑफ इथाइल एसिटेट। और ये जो D है वो हमने 25 ml में आइडेंटिफाई किया हुआ है। D जो है क्या है,
25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले 250 ml मेजरिंग फ्लास्क में 250 ml सॉल्यूशन मेकअप किया था, मीन्स हमने डाइल्यूशन किया हुआ है और उसमें से हमने 25 ml लिया था। तो डाइल्यूटेड 25 ml जो इथाइल एसीटेट का जो स्टॉक सॉल्यूशन था उसका हमने आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है। अगर हमें पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इंटू 10 करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इन गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज the preparation of the 250 ml diluted solution means D into 10, 25 into 10 is equal to 250। तो हमें पूरा का पूरा जो मेजरिंग फ्लास्क था उसके अंदर कितना अमाउंट है वो हमें पता चल जाएगा। तो D into 10 उसको हम क्या बोलेंगे, ई ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। और ये जो ई ग्राम है वही हमें बताता है कि ई ग्राम एक्चुअल एस्टर हमें स्टॉक सॉल्यूशन में दिया हुआ था, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, स्टॉक सॉल्यूशन में पता नहीं होता है कितना हमें दिया हुआ होता है, वही हमारा टास्क होता है फाइंड आउट करने का। तो हमने फाइंड आउट किया है ई ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। अगर आप एमएससी में पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, ये 88 जो है वो 88 क्या है, पूरा का पूरा इथाइल एसीटेट का वॉल्यूम है, इथाइल एसीटेट। तो हमें इथाइल एसीटेट में से ओनली फॉर एसीटेट ग्रुप लेना है, एस्टर ग्रुप हमें लेना है, इथाइल एसीटेट पूरा नहीं लेना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो यहां पे जो भी चेंज आएगा वो आपको यहां पे चेंज करना है, यहां पर चेंज करना है, और देन ये कंटिन्यूअस रीडिंग आएगा। तो आपका जो रीडिंग है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम ई ग्राम फाइंड आउट करते हैं, वो जो भी स्टॉक सॉल्यूशन था उसके अंदर कितना एस्टर था वो हमें मिलता है। चलिए फाइनली रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, एस्टिमेशन जो हमने किया था हाइड्रोलिसिस एस्टर ग्रुप का। तो हमने सबसे पहले नॉर्मलिटी लिखनी है NaOH जो एक्स नॉर्मल है, रिक्वायर फॉर NaOH जो रहता है वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द गिवन एस्टर सॉल्यूशन। तो वो क्या हो जाता है, C into 10 ml हो जाता है। एंड देन द अमाउंट ऑफ एस्टर जो होता है, फाइनली रीडिंग जो होता है इथाइल एसीटेट का इन गिवन सॉल्यूशन वो होता है ई ग्राम। तो हमें ये 3 रीडिंग फाइंड आउट करने हैं, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है, C into 10 फाइंड आउट करना है, एंड देन ई ग्राम, एंड देन लास्टली आप प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको पता चल रहा होगा एस्टिमेशन के बारे में। और भी वीडियो हमने प्रैक्टिकल्स के बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो SD सुतरिया जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जाइए और एक बार जरूर देखें। अगर ये एस्टिमेशन क्या आपको पता चल रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।